नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर पशुपालकों से ये सुनने को मिलता है कि उनके पशु समय पर नहीं ब्याते हैं और पशुओं को जो आहार बाजार से खरीदकर वो खिलाते हैं वो काफी महंगा पड़ता है। यदि पशुपालक भाइयों आप अपने पशुओं को अजोला खिलाएं तो इस तरह की सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आप अपने स्तर पर अजोला किस प्रकार से उगाएं और पशुओं को कितना खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोंता बानसूर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार। किसान भाइयों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन किस तरह से किया जाए, क्योंकि पशुओं में हरे चारे का प्रबंधन अच्छी तरह से न कर पाने की वजह से उनमें बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से उनका उत्पादन लेवल और उनके द्वारा मिलने वाला जो हमें बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या जो आज के टाइम पर देखी जा रही वो ये है कि अगर पोषक तत्वों की पशु के आहार में कमी है तो उसकी वजह से पशुओं में बांझपन की बहुत बड़ी समस्या आती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि हम पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमें इस तरह के नुकसान से हम बच सकते हैं। तो हरे चारे प्रबंधन के लिए आज हम चर्चा करेंगे अजोला के बारे में, किस तरह से किसान भाई इसका उत्पादन कर सकते हैं और अपने पशुओं को खिला सकते हैं। अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है, जो उपरोक्त समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। कम लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। अजोला एक शैवाल है जो दो तरह की चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसमें एक जीवाणु पाया जाता है और एक शैवाल होता है। दोनों एक साथ सहजीविता का जीवन जीते हैं और जो ये जीवाणु है ये वातावरण में पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं उनका ये संचय करता है और उसके बाद में अजोला को अगर हम पशुओं को खिलाते हैं तो वो सारे के सारे पोषक तत्व पशुओं को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले इसके बारे में हम ये बताते हैं कैसे हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक खेल बनाने की आवश्यकता होती है जिसकी चौड़ाई 3 फीट और लंबाई लगभग आप 10, 12 या 20 फीट तक भी ले सकते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हमें ये करना है कि उस खेल में हमें मिट्टी डालनी है और 10 बाई 3 फीट की अगर खेल हमारी है तो उसमें हमें 25 से 30 किलो खेत की मिट्टी डालनी होती है। 5 से 7 किलो पशुओं का सड़ा हुआ गोबर डालना होता है और 2 से 3 किलो उसमें ताज़ा गोबर डालना होता है। उसके बाद में हम खेल को पानी से पूरी तरह से भर देते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद हम उसमें अजोला का बीज डालते हैं। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अजोला पिनेटा, अजोला कैरोलिना एवं अजोला माइक्रोफिला। ये बीज डालने के 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी खेल है वो इस तरह के हरे चारे की जो अजोला की ये परत होती है वो पूरी तरह से उस खेल में भर जाती है और उसके बाद में आप प्रतिदिन इसको निकालकर अपने पशुओं को खिला सकते हैं। प्रतिदिन अगर हम गाय भैंस को 400 से 500 ग्राम खिलाते हैं तो उनके लिए ये आवश्यक पोषक तत्व तो पूरे करता है। और अगर हमारे पास उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम 1 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन दे सकते हैं। और अगर हमें भेड़ या बकरियों को इसको खिलाना है तो उनके लिए 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन प्रति बकरी के हिसाब से इसको खिला सकते हैं। इसके द्वारा पशुओं में मिलने वाले पोषक तत्व तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसकी वजह से पशुओं में बांझपन की समस्या नहीं आती है और साथ ही साथ रेगुलर खिलाने से पशुओं में 10 से 12% दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन,
साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। इस तरह से आज के टाइम पर अगर हम अजोला उत्पादन की बात करें तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। 1 किलो अजोला उत्पादन की लागत 60 से 70 पैसे आती है और पानी भी इसमें कम लगता है। अन्य जो चारा की फसलें हैं जिसमें हम उनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, उसकी तुलना में अजोला उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उससे कम पानी में हम ये चारा आसानी से पैदा कर सकते हैं और अपने पशुओं को खिलाकर उनको स्वस्थ रख सकते हैं। उनमें बीमारियाँ कम आएंगी, बांझपन की समस्या कम आएगी और उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आज के युग में सभी किसान भाइयों को या डेयरी पशुपालकों को अजोला उत्पादन आवश्यक हो गया। दुनिया भर में दिनों दिन बढ़ती आबादी के कारण अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की बड़ी चुनौती है, लेकिन दिन ब दिन घटता जल स्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसीलिए आज की जरूरत के हिसाब से हमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाना बेहद ही जरूरी है। तो आप सिंचाई की कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान उप केंद्र सुमेरपुर के डॉक्टर पीए पाठ। अगर हमें कम पानी में ज़्यादा उत्पादन लेना है और पानी की बचत करनी है तो एक ये प्रणाली के बारे में हम बताएंगे आज आपको। इसका नाम है टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। इसको सूक्ष्म प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें ये पॉलीथीन की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं। 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm। तो ये आप जो सामने दिख रही है इसे हम कहते हैं इनलाइन। इनलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो पानी गिरता है ये इस छेद से गिरता है बूंद बूंद के रूप में, और इसमें जो इमीटर लगा है इसी पाइप के अंदर लगा हुआ है। अब इसका जो कलर ये काला देने का कारण ये है कि इसके अंदर जो शैवाल वगैरह होता है, अलगी होती है, वो ना बने, इसलिए काले कलर के बनाए जाते हैं। इसके अलावा 2 और प्रकार के पाइप होते हैं जिसमें जो इमीटर है वो बाहर लगाए जाते हैं। वो जो पाइप है वो केवल बगीचों के लिए, जैसे कि अनार हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, उन बगीचों में काम आते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो ये हम इसमें इनलाइन ड्रिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ड्रिपर आते हैं ये करीब 1 लीटर से लेकर 16 लीटर तक इसकी प्रति घंटा पानी देने की क्षमता होती है। अभी ये जो ड्रिपर इसमें है ये 2 लीटर प्रति घंटा की पानी देता है। इसकी हम कीमत अगर देखना चाहें तो ये करीब 12 से लेके 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है। और इसका जो बंडल आता है 500 मीटर का ये बंडल हमें मार्केट में अवेलेबल मिलता है। दूसरे हम जो ड्रिपर की बात कर रहे थे, दूसरी लाइन की बात कर रही थी, वो भी इसी प्रकार की ट्यूब आती है। उसकी जो लागत है इससे कम है, उसकी लागत 10 से लेके 13 रुपये प्रति मीटर से हमें मिलता है। और उसका एक फ़ायदा है, हम जहाँ चाहें वहाँ से वो इसको इमीटर हम जोड़ सकते हैं और उसके द्वारा हम इससे पानी उपयोग में ला सकते हैं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। इसके अब आप पूछोगे कि इसके कौन से अवयव है इस प्रणाली को लगाने के लिए, तो इसका जो पहला अवयव जिसे कहा जाता है वो जल स्रोत होता है, जो कि एक बोरवेल भी हो सकता है, जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, कुआं भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है या नदी भी हो सकता है। अब आपका जल स्रोत कौन सा है इसके हिसाब से आपको डिफरेंट फिल्टर उस जल स्रोत के जब आप पानी लेते हो तो लगाने पड़ते हैं। तो जल स्रोत से पानी खींचने के लिए पहले पंप का इस्तेमाल किया जाता है। पंप द्वारा जो पानी खींचा जाता है वो फिल्टर तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें एक सैंड फिल्टर आता है, एक डिस्क फिल्टर भी आता है जो सैंड फिल्टर के बाद लगता है, या स्क्रीन फिल्टर आता है। तो ये जो फिल्टर है ये आप पहले जब आप सिस्टम लगाते हो तो आपको उसके पानी की क्वालिटी चेक करके आपकी ज़रूरत अनुसार आप इसे लगा सकते हो। अगर पानी बहुत ही ज़्यादा दूषित है, उसमें ज़्यादा गंदगी है, तो आपको ये दोनों फिल्टर लगाना अनिवार्य है। दूसरी बात, इसमें और भी डिफरेंट वॉल्व्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो कि इन पाइप के अंदर बहने वाले पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। देन उसके बाद जो होता है वो एक प्रेशर वाल्व होता है जो इसके अंदर बहने वाले पानी का जो दाब है उसको नियंत्रित करता है। एक एयर रिलीज वाल्व जिसके द्वारा जो पाइप के अंदर जो हवा होती है उसको निकाला जाता है और
ये सिस्टम अच्छी तरीके से कार्य कर पाता है। ये जो दिखाया गया है इसे एंड प्लग कहते हैं। ये लैटरल के एंड पे लगाया जाता है। ये जो पाइप है इसे लैटरल कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। और ये एंड प्लग इसलिए लगाया जाता है कि इसके बाद खेत के आगे, ये हमारा खेत यहाँ ख़त्म हो रहा है, इससे आगे पानी ना जाए। इसी प्रकार जो इस पाइप को पानी दे रही है उसको उपमुख्य पाइप का लाइन कहते हैं। उसके छोर पे भी एक प्लग लगाया जाता है, उसको फ्लश वॉल कहा जाता है। और ये सावधानी बरतनी होती है कि जब भी कभी आपका ये फसल ख़त्म हो जाएगी तो एक बार वो फ्लश वॉल को खोल के ये सिस्टम चलाया जाना चाहिए, ताकि उस पाइप में जो भी गंदगी फिल्टर के होने के बावजूद भी आ गई वो निकल जाए। आप ये सिस्टम को बहुत अच्छी तरह चला सकते हो और जो भी आपके पानी है उसका आप एकदम बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके अधिकतम उत्पादन पा सकते हो। आप एक टंकी में जो घोल बनाओगे वो कीटनाशक का हो या रसायन का हो, वो वहाँ से पाइप से पानी खींच लेता है। आप इसके साथ रसायन भी देते हो तो रसायन देने के लिए एक यू शेप का पाइप दिया होता है और उस यू शेप के पाइप में एक प्लास्टिक की और ट्यूब दी जाती है जिसे हम वेंचुरी के नाम से जानते हैं। और जब आप इसके साथ रसायन देते हो तो इसे इरिगेशन ना कहते हो, इसे फर्टिगेशन कहा जाता है। इस विधि का फ़ायदा क्या है? इस विधि का फ़ायदा है कि इस विधि से करीब 80% पानी की बचत होती है और 88% तक हम उत्पादन अधिक पा सकते हैं। दूसरा है, अगर हम ये प्रणाली अपनाते हैं तो करीब 68% मजदूर हमें कम लगते हैं या श्रम हमें कम लगता है। इसका एक और फ़ायदा है, इसके द्वारा हम रसायन भी दे सकते हैं और कीटनाशक भी इसके द्वारा हम दे सकते हैं। इसके लिए रसायन देने से करीब 9% रसायन की मात्रा में कमी आ सकती है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रणाली है जिसके द्वारा जल की बचत होती है, कम पानी में अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप विधि बागवानी एवं सब्जी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कपास, गन्ना और कुमांड कुल की फसलों में भी यह विधि कामयाब साबित हुई है। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप सलाह लेके किसी भी विशेषज्ञ से तभी ये सिस्टम आप लगा सकते हो। और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। किसी स्टेट में 50% है, कहीं 75% है, कहीं 60% है। अगर आप इसको लगाते हो तो 1 एकड़ के लिए करीब आपको 30 से लेकर 40 हज़ार तक इसमें खर्चा आएगा। अच्छी कंपनी की पाइप लेते हो तो 7 साल की वारंटी देते हैं। अगर आप इसका अच्छा प्रबंधन करते हो तो ये जो सिस्टम है तो 10 साल तक भी खराब नहीं हो सकता। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि जितना भी जल आपको वर्षा से अवेलेबल होता है, बारिश से अवेलेबल होता है, उस पानी को आप रोके, उसे ज़मीन में जाने का मौका दें ताकि आपके आने वाली पीढ़ियों को वो पानी मिल सके। सब्जियों में बात करें पत्ता गोभी और फूल गोभी की, तो इनकी खेती अपने प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। लेकिन जिन किसानों ने अगेती फसल लगा दी है उनकी फसल में कीटों का प्रकोप हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते गोभी वर्गीय फसलों में लगने वाले कीटों की रोकथाम की जाए। तो किस प्रकार से करें कीटों का नियंत्रण, जिस पर उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SK शर्मा। आज हम अगेती गोभी के प्रमुख हानिकारक कीट व उसके प्रबंध पर चर्चा करेंगे। अजमेर जिला अगेती गोभी के उत्पादन में प्रसिद्ध है। यहाँ की गोभी दूर दूर तक दिल्ली की मंडी में और वेस्ट बंगाल के प्रांत में जाती है। इसमें लगने वाले विभिन्न कीड़ों के द्वारा किसानों को 20 से लेकर 60% तक की क्षति उठानी पड़ती है। इसके सबसे प्रमुख कीट में सबसे पहला कीट है हिरकप्रस्थ पतंगा तितली। जैसा कि नाम से विदित है, इस कीट के शरीर पर, पीठ पर 2 हीरे जैसी संरचना होती है। यह कीट गोभी वर्गीय सब्जियों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस कीट के वयस्क कीट छोटे भूरे सलेटी रंग के होते हैं, जिसकी अगले पंखों पर 3 पीले सफ़ेद तिकोने होते हैं जो कि हीरे के समान दिखाई देते हैं। इसकी सुंडी तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी हरे पीले रंग की होती है। इसके शरीर पर काले रंग के रोए होते हैं। इस कीट की लटें पत्तियों की निचली सतह को खाकर नष्ट करती है, जिससे पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। शुरुआत की जो अवस्था होती है जिसमें 4 पत्ती वाली अवस्था, उसमें ये पूरा उसको छलनी कर देती है।
जिससे कि पौध मर जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने DBM कीट की पहचान के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं इस कीट के नियंत्रण के बारे में, जो इस प्रकार से है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई, जब प्रारंभिक अवस्था में लटों की संख्या कम हो तो उन्हें हाथ से पकड़कर आप इन्हें नष्ट करें। गोभी के साथ अंतरशस्य फसल के रूप में टमाटर लगाएं, प्रपंच फसल के रूप में उगाने चाहिए। इस प्रपंच फसल पर आप कीटनाशी नुवान या प्रोफेनोफोस को 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके इस कीट के प्रकोप को कम कर सकते हैं। इस मौसम में काली लट, जिसे तंबाकू की इल्ली के नाम से जाना जाता है, इसका प्रकोप होता है। ये कीट गोभी की फसल को ज्यादा नुकसान करता है, तो किसान इसे कैसे पहचाने, आइए इस बारे में जानते हैं। दूसरा प्रमुख कीट है तंबाकू की सुंडी। जैसा कि किसान भाइयों को पता है, ये कीट तंबाकू की नर्सरी में ज़्यादा लगता है, लेकिन गोभी व पत्ता गोभी में इसका नुकसान ज़्यादा देखने में आता है। इसका वयस्क भूरे रंग का होता है, जिसके अगले पंख कत्थई रंग के व सफ़ेद लहरदार धारियाँ इसमें पाई जाती हैं तथा पिछले पंख सफ़ेद रंग के होते हैं। इसकी लार्वा अवस्था कोमल व पीलापन लिए हुए हरे व भूरे रंग की होती है। इसके शरीर के ऊपर कहीं कहीं रोम पाए जाते हैं तथा पीठ पर 2 पीली धारियाँ होती हैं। इसकी सुंडी के सिर और टांगों का रंग काला होता है। यह कीट एक हानिकारक प्रमुख कीट है। यह पत्तियों, कोमल टहनियों व डंठल को खाकर चट कर देती है। कई बार तो स्थिति ऐसी आती है कि ये रातों रात सारी पत्तियों को चट कर जाती है और केवल पत्तियों की मुख्य शिराएं बची रह जाती हैं। गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और क्षतिकारक अवस्था के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं इन कीटों के समेकित नियंत्रण के बारे में। इस कीट व हिरक प्रस्थ पतंगा कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें, मिट्टी को पलट दें, अंडों को समूह को प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों सहित तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। अंडों से निकलने के बाद लटें समूह में रहती हैं, इनको पत्तियों सहित तोड़कर जला दें। प्रकाश पाश 5 से 6 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, इससे यह कीट आकर्षित होता है। रात्रिचर है। NPV जैविक कीटनाशी है, इसकी 250 से 375 LE मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से शाम के समय इसका छिड़काव करें। अधिक प्रकोप होने पर किसान भाई प्रोफेनोफोस 50% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। यह किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि गोभी की पत्तियों पर वसा की एक परत होती है, अतः प्रत्येक छिड़काव के साथ गोंद या सैंडोविट या किसी अन्य चिपचिपे पदार्थ को 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से हर छिड़काव के साथ अवश्य मिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है। जिला श्री गंगानगर के कृषक दीपचंद ने आप धान की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दीपचंद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं खरीफ फसलों के बारे में, क्योंकि उसी के समय है और आप लोग अपने खेतों में उसकी फसलों को लगा दिए हैं। तो धान में सबसे बड़ी समस्या होती है, मुख्य रूप से बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक सबसे पहले होता है। मतलब ये आपको बैक्टीरियल ब्लाइट क्या है, आपको एक जीवाणु जनित बीमारी है और ये जीवाणु जनित बीमारी में होता क्या कि जो पत्तियाँ की जो आपको जो सीरा है और ऊपरी सीरा से स्टार्ट होकर सफ़ेद लाइनिंग की तरह स्टार्ट होता है इसके लक्षण। आप जब खेत में जाओगे तो आप खेत में देखिएगा कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पत्तियों के किनारे से आपको देखने को उसके धब्बे मिलेंगे या उसको वाटर सर्कुलेशन मिलता है। तो उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद आपके 15 से 20 दिन के बाद इसमें होता है क्या कि आप जड़ में देखिएगा तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है और आप उसको दूर से खेत में जाइएगा तो खेत के पास अगर जाइएगा तो आपको अधिक तरह का वहाँ से स्मेलिंग एक तरह की महक भी आपको सूंघने को वहाँ पर मिल जाती है। तो आप इस तरह की सिचुएशन आपको देखते हैं कि खेत में, तो आप उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों का घोल बना के आप उसमें छिड़काव करिए, तो ये बीमारी हद तक कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद
जो प्रमुख बीमारी आती है वो आती है आपको बिहार के केस में आपको ब्राउन स्पॉट, जो भूरा धब्बा रोग भी कहते हैं। ये भूरा धब्बा रोग एक फफूंदजनक बीमारी है और इसमें क्या होता है कि जो पत्तियों के ऊपर जो है उनके दानों के ऊपर सबके ऊपर आपको गोल गोल धब्बा के रूप में आपको देखने को इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे अगर आपको दिखता है तो आप एक मैंकोजेब एक दवा आती है जिसको रिडोमिल मैंकोजेब बोलते हैं या डाइटम 45 भी बोला जाता है, आप इसको मार्केट से खरीद कर इसके ऊपर आप छिड़काव करिएगा 1.1% का, तो ये बीमारी का नियंत्रण हो सकता है। आइए अब एक नजर